सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 24 अप्रैल और हम आज 10 नहीं, आज 15 क्वेश्चन है बिकॉज आज खबरें थोड़ी ज़्यादा थी और मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा पर्पस क्या होता है, उस दिन की सारी इंपॉर्टेंट खबरें कवर करना। तो थोड़ा दो तीन एक्स्ट्रा आर्टिकल्स मुझे मिले हैं, तो आज 15 सवाल रहेंगे हमारे लिए। 15 जीके एमसीक्यूज, कंप्लीट कवरेज, सारे आर्टिकल्स, पूरा न्यूज़पेपर कवरेज इसमें हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए मैं पूरा समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आज सेकंड हाफ में क्लॉक्स का सेकंड वीडियो आने वाला है। उसमें क्लॉक्स के जितने पैटर्न भी बचे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, वो सारे कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और एक बढ़िया क्वेश्चन आपको होमवर्क के फॉर्म में दूंगा, देखते हैं उसका आंसर कितने लोग कर पाते हैं। पर पहले क्लॉक 1 का वीडियो देख लीजिएगा, फिर क्लॉक 2 का देखिएगा। ठीक है, वो आज दिन में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। ये एक तरह की लॉ है जो अभी अंडर प्रोसेस है, अभी पास नहीं हुआ है, बट अंडर प्रोसेस है, मतलब पास होने वाला है। तो हमें यह बताना है, आर्टिकल भी बताऊंगा मैं आपको, कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019 जो है वो किस लॉ का अमलगमेशन है। तो ये कोड जो बनने वाला है उसमें कौन सी लॉस को अमलगमेट करा जाने वाला है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक्चुअली एक कमिटी अभी इसको प्रोसेस करी, इसके ऊपर आर्टिकल आया था जो मैं बताऊंगा आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बट पहले ये फैक्चुअल सवाल का आंसर करिए कि इस कोड में कितने लॉज आएंगे। आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब ध्यान रखिएगा, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है 2019 का, उसमें तीन कौन से आएंगे। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसके बाद द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। इन तीनों को मिला के बनेगा ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019। अब खबर क्या है वो देख लीजिए। खबर है ये। ठीक है, सो ये जो कमिटी है, ये जो पैनल है जिसका नाम है पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन लेबर्स, इसने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं जिसमें कोविड 19 एंगल भी आया है। वही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। उससे पहले इस आर्टिकल में ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है जिसको मैं जूम इन करके बता रहा हूं, फिर आर्टिकल पे वापस आते हैं। ये देखिए, मैंने जूम इन कर दिया, ये देख लीजिए। ये सवाल पूछा था मैंने। द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019 इज एन अमलगमेशन ऑफ 3 लॉज। ये तीनों लॉज मैं आपको बता ही चुका हूं पहले, इनको याद करना पड़ेगा। अब इसका स्टेटस देख लीजिए, फिर आज की खबर देखते हैं। ये नीचे देख लीजिए स्टेटस, अभी क्या इस कोड का स्टेटस है। यहां पे ये दिया हुआ है, द लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा इन नवंबर लास्ट ईयर एंड इट वॉज रेफर टू द स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर्स। तो उन्हीं का अभी रिपोर्ट आई है जिसके बारे में बात चल रही है। तो समझ गए, करंट स्टेटस बता दिया मैंने आपको, और कौन सी तीन लॉ आती है वो बता दिया आपको। अब देखिए खबर ये है, इस कमिटी ने क्या बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडस्ट्रीज कैन नॉट बी फोर्स टू पे द वेजेस। ये पैनल ने बोलना है। अब पहले एक चीज देख लीजिए, इनके हेड कौन है वो ध्यान रखिएगा। सो जो पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन लेबर्स है, आपको पता है ना कि इस तरह से आईटी कमिटी भी होती है, बहुत सारी कमिटी होती है। उसमें जो लेबर्स वाली कमिटी, उसके हेड कौन है, चेयरमैन कौन है। सो कमिटी चेयरमैन इज सीनियर बीजेडी लीडर, जो बीजेडी पार्टी उसके लीडर है। नाम इंपॉर्टेंट है, ये भारत रुहारी मेहताब। तो मिस्टर मेहताब, ही इज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन लेबर्स। ठीक है, ये बीजेडी पार्टी के मेंबर हैं। और अब इन्होंने क्या कहा है वो देख लीजिए। सबसे पहले ये कोड क्या कहता है वो ध्यान दीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। द इंडस्ट्रियल कोड मेक्स इट इनकम्बेंट या कंपल्सरी अपॉन द एम्प्लॉयर टू पे 50% वेजेस टू द वर्कर्स या एम्प्लॉइज हु आर लेड ऑफ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पावर, कोल, रॉ मटेरियल एंड सच इंस्टेंसेस फॉर 45 डेज। तो अगर आपके पास किसी कंपनी में शॉर्टेज ऑफ पावर, कोल, रॉ मटेरियल है, इस कारण से अगर फैक्ट्री में कुछ लोग को ले ऑफ करा है आपने, लेबर से एम्प्लॉइज को, तो आपको 50% सैलरी 48 डेज तक देनी पड़ेगी, ऐसा ये कोड कहता है। पर प्रॉब्लम यह है कि नेचुरल कैलेमिटी में ये अप्लाई नहीं हो सकता, ऐसे कमिटी बोलती है। भाई देखिए, पावर शॉर्टेज, कोल, रॉ मटेरियल, इसमें कंपनसेशन मिलना चाहिए, पर कोविड 19 एक नेचुरल कैलेमिटी है। तो उन्होंने, कमिटी ने क्या बोला है, कमिटी हैज एक्सप्रेस रिजर्वेशन on payment of the prescribed percentage of wages to the workers in the event of closure of a establishment due to natural calamity। तो अगर कोई establishment या इंडस्ट्री बंद होती है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, तो फिर ये 50% वाला क्लॉज नहीं लगना चाहिए, ऐसे कमिटी बोलती है। सो इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज क्या हो सकती है, अर्थक्वेक, फ्लड, सुपर साइक्लोन, which often result in the closure of establishments for a considerably long period without employer's fault। इसमें एम्प्लॉयर की गलती नहीं होती। ठीक है, सो पेमेंट ऑफ वेजेस टू द वर्कर्स अंटिल द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री में बी अनजस्टिफाइड। तो जब तक इंडस्ट्री दोबारा चालू ना हो जाए, उस बीच में एम्प्लॉयर जो है उसको, एम्प्लॉय को जो सैलरी देने की बात हो रही है वो जस्टिफाइड नहीं है।
क्योंकि बिना एम्प्लॉयर की गलती के फैक्ट्री बंद हुई है, इसके जिम्मेदार एम्प्लॉयर्स नहीं है, ऐसा ये कमेटी बोलती है। ठीक है, और इसी कारण से ये देखिएगा आप, ये कोविड 19 के बारे में उन्होंने ये बोला है कि इट इज ऑल्सो अ, यहां पे बोला था, हाँ ये देख लीजिए, द कमिटी हैज सजेस्टेड that clarity be brought in so that employers are not responsible for closure or layoffs and not disadvantaged in case of such natural calamity of high instead। ठीक है, अब यहां देख लीजिए, कोविड 19 and the ongoing 40 days lockdown under which almost all the industries have been shut down would also count as natural calamity। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि लॉ ऐसी बननी चाहिए जिसमें जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, एम्प्लॉयर्स है, वो भी नुकसान में ना जाए, वो भी डिसएडवांटेज में ना जाए। ठीक, और ये जो कोविड 19 उसकी वजह से जो 40 डेज का लॉकडाउन चल रहा है, दिस इज श्योरली बी काउंट एज ए नेचुरल कैलेमिटी, ये उन्होंने बात बोली है। ऑल्दो काफी डिसेंट नोट्स भी आए हैं, इसी कमिटी के काफी लोगों ने इस रिकमेंडेशन को अपोज भी किया है। काफी मिक्स ओपिनियंस हैं, पर मुझे लगता है कि दोनों तरफ की बातें सही हैं। अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो फिर सैलरी सस्टेन करना मुश्किल होता है, पर प्रॉब्लम्स लेबर्स और वर्कर्स की भी है। दोनों तरफ की प्रॉब्लम्स हैं, पर इनसाइट दिया गया है, तो आपको ये इनसाइट्स याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोविजन याद रखना है 50% वाला, ये लॉज आपको याद रखनी है, करंट स्टेटस आपको याद रखना है, और इनका नाम याद रखना है मिस्टर मेहताब का। 5 से 6 पॉइंट विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिए। हम लोग एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज पे बहुत ध्यान देते हैं, पर लेबर वेलफेयर और लेबर लॉज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी खास नजर रखनी पड़ेगी। एंड दिस इज राइट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ, मतलब ये बिल्कुल जेन्युइन सोर्स से आ रहा है, तो इससे आप कहीं पर भी कोट कर सकते हैं और उस पर क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल थोड़ा लंबा है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करके इन लॉज को देख सकते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन एक्चुअली 3 दिन पुराना था बट वो उस समय मिस हो गया था, तो इसको मैं आज लाया हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज पुट फॉरवर्ड अ प्लान इन विच फेसबुक एंड गूगल वुड बी रिक्वायर्ड टू पे न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द यूज ऑफ देयर कंटेंट। तो अगर गूगल और फेसबुक उनके कंटेंट को यूज कर रहे हैं तो फिर उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा, कुछ रेवेन्यू का हिस्सा उनको देना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल बना है ऑस्ट्रेलिया में। सो ऑस्ट्रेलिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने ऐसा रूल बनाया फेसबुक और गूगल के लिए। फेसबुक और गूगल ऑब्वियसली इस रूल से हैप्पी नहीं है, बट ये रूल बन गया है। आर्टिकल पढ़ लीजिए, फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदू से ही मैं आर्टिकल यहां पे लाया हूं। ऑस्ट्रेलिया टू फोर्स टेक जायंट्स टू शेयर द रेवेन्यूज। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया विल फोर्स फेसबुक एंड अल्फाबेट इन, जो गूगल कंपनी है, अल्फाबेट पेरेंट कंपनी का नाम है, टू शेयर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू विद लोकल मीडिया फर्म्स। ठीक है, so it is the first country to require digital platforms to pay for the content they use. This is the important line, requiring digital platforms like Google and Facebook to pay for the content they use। ठीक है, तो पहला रूल बना, बाकी कंट्रीज को फॉलो अप करती है नहीं, रेवेन्यू शेयरिंग किस तरह से होगी वो बात देखने लायक होगी। ठीक है, सो अच्छा, मतलब ये डिबेटेबल स्टेप है बट एक अच्छे डायरेक्शन में स्टेप है, देखते हैं इसका आउटकम क्या होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो बिग फिशेस होती हैं मार्केट में वो स्मॉल फिशेस को मतलब बिल्कुल ही डिस्टर्ब ना कर दें। देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये कल का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट इन स्पेस? और आंसर है ईरान। और आप जानते हैं कि ईरान और यूएस में खतरनाक टसल बनी रहती है, लड़ाई बनी रहती है, तो आर्टिकल ये रहा हिंदू न्यूज़पेपर से। सो ईरान हैज सेड दैट इट हैज, अब यहां पे देख रहे हैं क्लेम्स ईरान, मतलब ये कंट्री क्लेम करती हैं, ऑब्वियसली वो सही होता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बेसिकली कई और कंट्री डाउट करती है, तो बेसिकली क्लेम है कि हमने सैटेलाइट डाल दिया। ठीक, कोई और कंट्री उसे काउंटर कर सकती है कि नहीं आपका क्लेम गलत है, सैटेलाइट नहीं है, तो इसलिए क्लेम वर्ड का इस्तेमाल ऐसे आर्टिकल्स में काफी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, सो ईरान हैज पुट्स इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि इस कारण से हम लोग क्या बन गए हैं, इमर्जिंग वर्ल्ड पावर। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो इशू किया नया थ्रेट, तो इनका तो कंट्रोवर्सी चलती रहती है। और ईरान में जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उन्होंने न्यूज दी है, एंड इट इज अ माइलस्टोन फॉर द कंट्रीज स्पेस प्रोग्राम। और ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सुन लीजिए क्या बोला है। टुडे वी आर, ईरान की तरफ से, टुडे वी आर लुकिंग एट द अर्थ फ्रॉम द स्काई एंड इट इज द बिगिनिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड पावर। और बाकी ट्विटर में इनकी तो चलती रहती है ईरान और यूएस की, पर ईरान ने अभी अपना मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया। ठीक, इतना ध्यान रखिए, काफी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप 2019, ये 2019 में हुई थी। इट वाज हेल्ड एट फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया इन नवंबर महीने में हुई थी। ठीक है, इट हैड नेवी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 3 कंट्रीज।
ठीक। सो ये एक तरह का ट्राइलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप था नवंबर 2019 में। तो इसमें 3 कंट्रीज थी, एक थी इंडिया, एक थी ऑस्ट्रेलिया, तीसरी कौन सी है ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइलैटरल जो बन रहा है धीरे धीरे, आंसर है इंडोनेशिया। और ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि 2019 की वर्कशॉप अच्छी रही थी, तो हमें इस ट्राइलैटरल पे दोबारा काम करना चाहिए, इसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए। ठीक है, अब देख लो, ये रहा आर्टिकल। So Australia pitches for trilateral ties. India and Australia would face common challenges in the Indo-Pacific as COVID-19 was stretching much of the world's governmental capacity. तो COVID-19 गवर्नमेंट कैपेसिटी को काफी स्ट्रेच कर रहा है। इट इज अ वेरी मेजर चैलेंज, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के चैलेंजेस काफी कुछ सिमिलर होंगे, ऐसा ऑस्ट्रेलिया बोलता है। अब देखिए, बैरी ओ फेरल, ये ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं इंडिया में। ठीक है, तो ही इज द ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर इन इंडिया। उन्होंने बोला है, ही वाज गिविंग अ एड्रेस टू द नेशनल डिफेंस कॉलेज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बोला है, ही कॉल्ड फॉर ग्रेटर कॉपरेशन स्पेशली अमंग्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। तो जीडीज में, पीआईज में, इंटरव्यूज में, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल तो बनता ही है, पर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव कंटेंट अलग अलग पॉइंट देने के लिए बनता है। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। और देख लीजिए, उन्होंने एक पहले का एग्जाम्पल दिया, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट वी शुड बिल्ड ऑन द लास्ट ईयर सक्सेसफुल ट्राइलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप विद इंडोनेशिया to identify new ways that our three countries can collaborate to be the best possible custodians of the Indian Ocean। आप देख रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स या जो डिप्लोमैट्स होते हैं उनकी भाषा कितनी यूजफुल होती है, कितनी रिलेवेंट और कितनी प्रिसाइज होती है। तो उसको ध्यान से पढ़ा करिए। अब देखो, ये था आर्टिकल, ये था कंटेंट, यहां पे इनका नाम जरूरी है, और यहां पे पिछले साल की वर्कशॉप जरूरी है। तो वर्कशॉप पिछले साल हुई है, बट यहां पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए आर्टिकल को पढ़ना और उससे काम की चीजें निकालना। काम की चीजें दो तरह की होती हैं, एक होती है इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन सकता है, और दूसरा होता है सब्जेक्टिव बैकग्राउंड विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आप अधूरा ऑब्जेक्टिव कवर करते करते जीएस के एक्सपर्ट नहीं बन सकते, आपको दोनों एंगल कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, इस आर्टिकल को पढ़ने में टाइम कितना लगेगा? जल्दबाजी करोगे तो 30 सेकंड, आराम से पढ़ोगे तो 2 मिनट। तो 2 मिनट बचा के क्या करना है आपको? डिटेल में पढ़िए, फायदा मिलेगा आपको। ये उस वर्कशॉप जो 2019 नवंबर में हुई थी उसका फोटो है। ये तीनों नेवीज के रिप्रेजेंटेटिव यहां पे देख सकते हैं। दिस इज द इंडियन फ्लैग, दिस इज द ऑस्ट्रेलियन फ्लैग एंड दिस इज द इंडोनेशियन फ्लैग। ठीक, रिप्रेजेंटेटिव के नाम जानने की जरूरत नहीं है, बट इवेंट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लगभग 3-4 हफ्ते पहले भी कराया था, ये दोबारा हमारे सामने आ रहा है क्योंकि आर्टिकल आया है। सो हु इज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो हमारे कंट्री में पीएसए कौन है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, एंड द आंसर इज, याद है मैंने कराया था बहुत प्रोमिनेंटली 3-4 हफ्ते पहले, के विजय राघवन इज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले आर्टिकल से पहले तो आप ये देख लो, ये रहा, देर इज अ ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। ये ऑफिशियल वेबसाइट का मैं स्क्रीनशॉट लाया हूं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ही इज द वन, प्रोफेसर के विजय राघवन। ही इज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उनका एक पूरा ऑफिस यहां पे रहता है। आर्टिकल देख लो। अब ये एक मॉडल बना है, एक प्रोजेक्शन मॉडल्स जो होते हैं, और इन सबको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? प्रिंसिपल सिक्योरिटी, ये जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की जो ऑफिस है। तो बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं, प्रोजेक्शंस बनाए जा रहे हैं, तो वही प्रोजेक्शन सामने आया है। तो पहले आप ये पढ़ो ध्यान से, चीज क्या है। A projection based on research work facilitated by the office of principal scientific advisor। तो पीएसए का जो ऑफिस है वो कुछ रिसर्च वर्क फैसिलिटेट करवा रहा है, उसी के बेसिस पर कुछ प्रोजेक्शन आए हैं। ठीक है, अब वो प्रोजेक्शन कुछ ऐसे हैं कि अपकमिंग टाइम में वेंटिलेटर्स का रिक्वायरमेंट, आईसीयू पेशेंट्स का नंबर, डेथ का टॉल भी थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। बाकी एग्जैक्ट नंबर सेट करने की जरूरत नहीं है, और ना ही इनको देख के डरने की जरूरत है। देखिए, ये नंबर तो दिखा रही, थोड़ा केसेस बढ़ सकते हैं। मेरा भरोसा है कि बहुत जल्दी चीजें ठीक हो जाएंगी, बस हम हिम्मत से बने रहें। बट फॉर द नॉलेज बेसिस आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है इसमें। ठीक, तो पीएसए का नाम इंपॉर्टेंट है, और प्रोजेक्शन किस तरफ जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इट इज जस्ट अ फोरकास्ट, ऐसा हो जरूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आईसीयू पेशेंट्स, वेंटिलेटर्स का रिक्वायरमेंट और डेथ का नंबर में थोड़ी सी इंक्रीज की चांसेस है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, हाँ, एक जरूरी बात इसमें थोड़ा मैं आपको जूम इन कर रहा हूं, वो ये, द प्रोजेक्शन आर अवेलेबल ऑन अ फ्रीली एक्सेसिबल वेबसाइट। ये रही वेबसाइट, COVID-19 medinventory.in। एक सजेशन है मेरा आपको, ये तो न्यूज है इसलिए बता रहा हूं,
डोंट विजिट दिस वेबसाइट। अपन को मतलब खबर तो बता ही रहा हूं ना आपको, कोई भी ऐसी चीज मत देखिए जहां से नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। अपना पढ़ाई करिए बढ़िया, पर न्यूज आई तो मेरा बताना जिम्मेदारी है। इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं, एंड द मॉडल हैज बीन डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हु वर ब्रॉट टुगेदर बाय द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन। जो क्वेश्चन था 1 मिनट में लूंगा। इस वेबसाइट में मैं गया था और ये आप देख सकते हैं वेबसाइट, इस तरह से ये वेबसाइट देख रहे हैं आप, COVID-19 मेडी इन्वेंट्री .in ऊपर लिखा हुआ है। एंड इट इज अ एकेडमिक इनिशिएटिव फ्रॉम JNCA, SR, ISC, IITB एंड AFMS, फैसिलिटेटेड बाय द PS। तो वो फैसिलिटेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्शन कर रहे हैं। और ये देखिए आप पूरा मैप, ये मतलब इंडिया का बना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी जानकारी है, ग्राफ्स वगैरह भी पूरे दिए हुए हैं, प्रोजेक्शंस आगे के हैं, वो पूरी जानकारी आप देख सकते हैं इसको। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बता दी आपको, बाकी अपने नॉलेज के लिए, स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में तो। आइए अगला सवाल देखते हैं, पढ़िए, और तब तक मैं अपना पेन चालू कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, मरेला डिस्कवरी। मैरेला डिस्कवरी जो है, मैरेला डिस्कवरी आप एक जानते हैं, ये क्रूज शिप का नाम है, ठीक है। एक्चुअली आप जानते हैं कि कई क्रूज शिप्स जो इस टाइम पे फ्लोटिंग थी, तो जब वो पोर्ट के पास आई तो कई जगह पे जो भी वहां के स्टाफ है, ठीक है, या फिर क्रूमैन जो बोलते हैं, उनको डिसएम्बार्क एकदम से नहीं करा गया, कुछ प्रोसीजर या SOPs फॉलो करे गए, फिर उनको डिसएम्बार्क करा गया। ऐसा ये केस जापान में होता, आपको याद हो, बहुत फेमस था। उसका नाम मैं बता दूं पहले आपको, डायमंड हार्बर, नहीं सॉरी, डायमंड हार्बर नहीं, डायमंड प्रिंसेस। डायमंड हार्बर तो हिस्टोरिकल इवेंट है, उसको हटा दीजिए। डायमंड प्रिंसेस, डायमंड प्रिंसेस जापान का क्रूज शिप था जिसमें काफी इंडियंस भी थे, कई लोगों की डेथ भी हुई थी। और आप जानते हैं कि प्रॉब्लम आई थिंक शायद महीना भर पहले का न्यूज था। और अभी मैरेला डिस्कवरी की बात हो रही है इस क्रूज शिप में, दिस इज फ्रॉम USA। तो मैरेला डिस्कवरी USA से है, एंड ये जो था अपना डायमंड प्रिंसेस, ये जापान से था। खबर ये रही कि अब कुछ दिन रोकने के बाद और SOP पूरा करने के बाद अब मैरेला डिस्कवरी के जो इंडियन सी फेयरर्स हैं, इंडियन क्रू है, उनको डिसएम्बार्क करके क्वारंटाइन में भेज दिया, ठीक है। सो 145 क्रू मेंबर्स डिसएम्बार्क फ्रॉम द US क्रूज शिप, US की है वो इंपॉर्टेंट है, मैरेला डिस्कवरी, मेकिंग देम द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन सी फेयरर्स टू बी अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू रिटर्न। बाकी दुनिया भर में ऐसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, पर ये पहले जिनको अलाउ करा गया है। एंड the seafarers spent over 40 days in the Indian waters as the government put together a standard operating procedure for them in the wake of the COVID-19 pandemic, ठीक है। और अब इनको क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। बाकी पूरी खबर देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट रहेगा पर आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, MVRDL, मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी, इस लेबोरेटरी को डेवलप करा गया है, और डेवलप किसने किया है आपसे पूछा जा रहा है। इसे डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। बड़ी काम की चीज है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है, ये रहा, मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, along with ESIC हॉस्पिटल हैदराबाद एंड द प्राइवेट इंडस्ट्री। अब ये क्या कर सकती है मोबाइल लैब, फोटो आप देख सकते हैं, दिस इज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। कर क्या सकती है लेबोरेटरी, वो देख लीजिए। द मोबाइल लैब विल बी हेल्पफुल इन कैरिंग आउट डायग्नोसिस ऑफ COVID-19 एंड इन वायरस कल्चरिंग फॉर ड्रग स्क्रीनिंग, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा derived therapy, comprehensive immune profiling of patients towards vaccine development and early clinical trials specific to Indian population। इतने सारे मल्टीटास्किंग वाले काम, क्रिटिकल काम इस लैब में हो सकते हैं। एंड इट इज MVDRL इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोसेफ्टी लेवल, BSL-3 लैब, BSL-2 लैब, तो बहुत ही अच्छे बायोसेफ्टी लेवल्स को ध्यान में रखते हुए, नॉर्म्स को फॉलो करते बनाया गया है, और सिर्फ 15 डेज में बनाया गया है। इट कैन प्रोसेस 10,000 टू 1,000 टू 2,000, 1 से 2,000 के बीच में सैंपल्स एक दिन में कलेक्ट होते हैं, 1,000 टू 2,000, ठीक है। और ये जितने भी बायोसेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं WHO को उससे कंप्लाई करती है, WHO और ICMR के वो, तो इट इज मीटिंग ऑल द इंटरनेशनल एंड नेशनल गाइडलाइंस। इस तरह का पहला MVRDL किसने बनाया था, रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद ने, इन कंसल्टेशन विद ESIC हॉस्पिटल, ठीक।
मेन चीज, इट कैन बी पोजिशनड एनीवेयर इन द कंट्री। तो बहुत सिंपल आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि डीआरडीओ ने इसको बनाया है। इसके काम क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में पैराग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं आप। वेरी मच यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन आया है करंट अफेयर्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड कल्चर सबसे ट्रिकी पार्ट है, वो क्लाइमेट और इन्वायरमेंट से भी ज्यादा ट्रिकी पड़ता है, उस पर क्वेश्चन आया है। अंबुबाची मेला इज एसोसिएटेड विद विच टेम्पल? ठीक है, आंसर देख लीजिए, कामाख्या टेम्पल। बहुत फेमस टेम्पल है गुवाहाटी के पास। तो जो लोग आसाम से हैं वो इस मेले की इंपॉर्टेंस, आई थिंक दुनिया भर से लोग इस मेले में जाते हैं। हिस्ट्री में पहली बार इस मेले को कैंसिल करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19 प्रॉब्लम। ठीक है। और एक बहुत बढ़िया आर्टिकल आया जिसमें आपको पूरी जानकारी दे दी कामाख्या टेम्पल के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर में जो टेम्पल्स और रिलीजन के एंगल्स होते हैं वो काफी एग्जाम्स में आते हैं, पढ़ लीजिए। With the lockdown, the annual festival at the Kamakhya temple has been cancelled for the first time in the recorded history. अब देखिए, मेले का नाम ये रहा, अंबुबाची मेला। बाकी पढ़ लीजिए, हर लाइन मुझे इसमें काफी इंपॉर्टेंट लगी, हिस्टोरिकली, माइथोलॉजिकली और करंट अफेयर्स के हिसाब से। लेजेंड से दैट द टेम्पल अटॉप द नीलाचल हिल, नीलाचल हिल्स है नियर गुवाहाटी, whose northern face slopes down to the ब्रह्मपुत्र रिवर। तो नीलाचल हिल्स के ऊपर है टेम्पल, इट इज फेसिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाय डेमन किंग। हाँ, नीलाचल हिल्स वॉज बिल्ट बाय, सो टेम्पल अटो, हाँ किस ये रहा, डेमन किंग नारकासुर। ठीक, तो ये नारकासुर जो डेमन टेम्पल थे उन्होंने, सॉरी डेमन किंग थे, उन्होंने बनाया था। सो नीलाचल हिल्स का नाम भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और यहाँ पे डेमन किंग जो है नारकासुर, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल ओनली फ्रॉम 1565 व्हेन कोच किंग नारायण नर नारायण हैड द टेम्पल रीबिल्ट। तो दो नाम निकलते हैं कि बिल्ड किसने करवाया था, डीमन किंग नारकासुर, और कोच किंग जो नर नारायण है उन्होंने इसका रीबिल्डिंग करवाया था। अब इन चीज यहां पे भी देख लीजिए। कामाख्या इज वन ऑफ द 51 शक्ति पीट्स और द होली साइट्स फॉर द फॉलोअर्स ऑफ द शक्ति कल्ट, ईच रिप्रेजेंटिंग अ बॉडी पार्ट ऑफ सती, लॉर्ड शिवास कंपेनियन। तो शक्तिपीठ 51 है जिसमें सती के वेरियस पार्ट्स हैं। हु इज लॉर्ड शिवास कंपेनियन? अब कामाख्या की बात करी जा रही है। टेम्पल्स सैंक्टम सैंक्टोरम हाउसेज द योनि और द फीमेल जेनिटल सिंबलाइज्ड बाय अ रॉक। ठीक, तो यहां पे फीमेल जेनिटल वाले पार्ट है। एंड दिस फेस्टिवल मार्क्स द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द गॉडेस। ठीक है, बट अब टफ डिसीजन लिया गया है, इसे कैंसिल करा गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। तो पूरी कहानी यहाँ पे टेम्पल की समझाई गई, शक्तिपीठ की जानकारी दी गई, कामाख्या टेम्पल की जानकारी दी गई है। बस मैं एक चीज देख रहा था यहाँ पे, हाँ किसने बिल्ड किया वो भी बताया गया है, नारकासुर, और रीबिल्ड किसने करवाया था। तो हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर्स, हर चीज यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से मिलेगी आपको। पूरा आर्टिकल बहुत अर्जेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, आप जानते हैं ना कि जो सैनिटाइज करते हैं बॉडी को, जो बहुत सारे ट्यूब्स बनाए गए थे, टनल बनाए गए थे, बॉडी को सैनिटाइज कर रहे हैं एक्सटर्नली, उस पर काफी कंट्रोवर्सी थी कि भाई क्या वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं या नहीं होते हैं। तो सीएसआईआर ने उस पर क्लैरिफाई किया कि हार्मफुल नहीं होते अगर कॉन्सेंट्रेशन सही रखा जाए। तो वही सवाल है, व्हाट इज द रिकमेंडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड? इससे बनता है सैनिटाइजर जो बाहर से छिड़का जाता है। ठीक है, जो आप निकलते तो जो स्प्रे होता है ना, उसकी बात हो रही है। सोडियम हाइपोक्लोराइड फॉर एक्सटर्नल बॉडी सैनिटाइजेशन। एक्सटर्नल भाई, इसको बॉडी के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बाहरी चीज के लिए ये। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, रिकमेंडेड क्या है? आंसर है 200 टू 500 ppm। ठीक है, अब ये रहा आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली एक एडवाइजरी दी थी जिसमें क्वेश्चन किया था। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या किया था वो देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से, जिसमें करंट अफेयर्स भी है, मेडिकल फील्ड की बात भी और साइंस एंड टेक की बात भी है। सो मिनिस्ट्री ने क्वेश्चन किया था अगेंस्ट द स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट ऑन द पीपल एज अ पार्ट टू मिटिगेट द कोविड-19 पैंडेमिक। और कहा क्या था, डिसइंफेक्टेंट्स आर रिकमेंडेड फॉर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ओनली ऑफ फ्रीक्वेंटली टच्ड एरियाज और सर्फेसेस बाय दो सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड टू हैव बीन सस्पेक्टेड। मतलब उनका ये कहना था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कि ये जो सैनिटाइज करते हैं, डिसइंफेक्टेड होते हैं, ये उन सर्फेसेस के लिए जिसको कोविड-19 पेशेंट या सस्पेक्टेड पेशेंट छूते हैं। ठीक, ये उन पेशेंट्स की बॉडी पे कुछ नेगेटिव असर कर सकते हैं, ऐसी कुछ बातें थी। पर सीएसआईआर ने जो लैब उन्होंने क्लियर किया ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने डिफेंड किया है दैट सैनिटाइजेशन टनल्स
अगर सही में यूज किए जाए, सही प्रपोर्शन में, प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो करेक्ट यूज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड डज नॉट हार्म द स्किन। ठीक, अब आप देख सकते हैं सीएसआईआर की जो लैब ने पार्टिसिपेट किया है, पुणे बेस्ड नेशनल केमिकल लेबोरेटरी और मुंबई बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, तो आईसीटी मुंबई ने पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने बोला है कि जो एडवाइजरी थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उससे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अब यहां काम की चीज देख लीजिएगा, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे वो देख लीजिए। एफिकेसी ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसको हाइपो या ब्लीच भी बोलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री इन साइंस एंड टेक। साइंस से पूछ सकते हैं कि हाइपो या ब्लीच क्या होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, अगर उसका परसेंटेज है 0.02 से लेके 0.05%, तो 0.02 से 0.05%, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, 200 टू 500 ppm, तब दोनों यूनिट्स में बोल सकते हैं। यूनिट परसेंटेज भी हो सकता है, ppm भी हो सकता है। ठीक, सो उन्होंने एक पूरा सेटअप बनाया, उसमें से इंसान गुजरा, पास हुआ वहां से, और उन्होंने स्टडीज करी। तो रिजल्ट क्या इंडिकेट करते हैं? रिजल्ट इंडिकेट दैट सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज्ड इन दीज कॉन्सेंट्रेशंस डिड नॉट शो एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द स्ट्रीम। तो अगर ये प्रपोर्शन रखे जाए तो कोई नुकसान की बात नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन, बस 4-5 क्वेश्चन और है, फिर बाइंड अप करेंगे। ऑपरेशन ट्विस्ट किससे रिलेटेड है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है आरबीआई। ट्विस्ट वो ऑपरेशन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक करता है, जो आरबीआई है, ये रहा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड साइमल्टेनियस, आपने सुना है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स या तो खरीदता है या बेचता है। ठीक है, क्योंकि वो मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज करना चाहता है। जब वो दोनों काम करे तो उसे बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। सो इट हैज अनाउंस्ड, अभी देख लीजिए, साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द बिड टू सॉफ्टन द लॉन्ग टर्म यील्ड्स। और ये पूरी, अब एक्चुअल वैल्यूज को छोड़ सकते हैं आप। सच ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर नोन एज ऑपरेशन ट्विस्ट। ठीक, विच वॉज यूज बाय आरबीआई इन डिसंबर लास्ट ईयर, तो इसको यूज वो लोग करते ही रहते हैं। एंड इन रिव्यू ऑफ द करंट एंड इवॉल्विंग लिक्विडिटी एंड मार्केट कंडीशंस, जो डिसीजन लिया गया है टू साइमल्टेनियसली परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझ के बाद, तो परचेज भी करेंगे, सेल भी करेंगे टू मैनेज द लिक्विडिटी, तो इस कंबाइंड प्रोसेस को बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्ट के लिए भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन एक और प्रोसेस है, 2 सवाल इस पे लाया था मैं। सो आरबीआई बहुत सारे, भाई आरबीआई अपनी तरफ से गवर्नमेंट के साथ साथ काम कर रहा है। सरकार अपने काम करी फिजिकल पॉलिसी में, ये लोग अपने काम करें मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक, सो आरबीआई सारे काम कर रहे हैं। एक तो ऑपरेशन ट्विस्ट, और एक और यहां देख लीजिए, टीएलटीआरओ। टीएलटीआरओ नाम देख लीजिए। इसका पूरा प्रोसेस नहीं चाहिए जानना आपको कि एक्चुअली किस तरह से होता है, बस बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, सो आरबीआई हैज रिसेंटली कंडक्टेड, ये आपको मतलब अगर आप न्यूज देखेंगे आज की, जी बिजनेस, सीएनबीसी आवाज, बिजनेस चैनल्स में काफी इन न्यूज टॉपिक है आज का। सो आरबीआई ने कंडक्ट किया है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। पर्पस क्या है देखिए, एग्जैक्टली ऑपरेशन कैसे होता है उस पर ध्यान मत दीजिए, इसका पर्पस ध्यान में रखिए। इसका पर्पस क्या होता है? फॉर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी सपोर्ट टू, तो हमको बताना है, आंसर देख लो पहले, एनबीएफसी। तो आरबीआई ने कंडक्ट किया ऑपरेशन जिसका नाम होता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जिसको टीएलटीआरओ बोलते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी सपोर्ट टू द एनबीएफसी, मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी। ठीक है, पर रिजल्ट इंकरेजिंग नहीं आया। ठीक, सो दो रेपो एक्शन किया था, ऑक्शन किया था, उसमें रिस्पॉन्स काफी पुअर आया। एंड ये देख लीजिए, ये रहा TLTRO 2.0 विच वॉज मेंट फॉर लिक्विडिटी सपोर्ट टू द एनबीएफसी। पुअर रिस्पॉन्स मिला है। 50% कम, पूरा मैं पूरा डेटा बताता हूं आपको। आरबीआई रिसीव्ड 14 बिड्स वर्थ 12,850 crore rupees in the auction against a notified amount of 25,000 crore rupees of 3-year tenure। तो 25,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा था, जो अनाउंस किया था, नोटिफाई किया था, सिर्फ 12,850 रुपीज का उसमें रिस्पॉन्स आया, ऑक्शन आया। तो रिस्पॉन्स का हमारा रीजन देख लीजिए, दिस इंडिकेट्स अ रिलक्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक टू लेंड टू एनबीएफसी। तो बैंक थोड़े रिलक्टेंट हो रहे हैं कि एनबीएफसी को लेंड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। दे आर अ बिट डाउटफुल बिकॉज ऑफ कोविड-19 से जो इकोनॉमी में फर्क है, इसकी वजह से बैंक डाउटफुल है। इतनी जानकारी काफी है, बाकी इसमें बहुत आपको टेक्निकल बातें मिलेंगी, जैसे ये देख लो आप, Thursday's auction should be deployed in investment grade bonds, commercial papers and non-convertible debentures of NBFCs
आपको सिर्फ एनबीएफसी याद रखना है, टेक्निकल चीजों में बहुत नहीं जाना, बेसिक्स काफी रहेगा, ठीक है। पर बेसिक्स ऐसे नहीं कुछ खतरनाक टर्म मिले आपको, फॉर एग्जांपल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इकोनॉमिक्स में मतलब बहुत सिंपल है पर जीएस में की जरूरत नहीं है इसकी। इसका मतलब ये नहीं कि इस वर्ड को देख के हम आर्टिकल ही ना पढ़े, आर्टिकल पढ़ो, मेन जिस्ट निकालो, आगे बढ़ो। तो इकोनॉमी में आपको पूरा इकोनॉमिक्स नहीं बनना है, कुछ मेन चीजें ध्यान रखो, काफी रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल लोकेटेड? ठीक है, इन्होंने एक बात बोली, पहले बात देख लें, आंसर देख लो पहले। लंदन इज द आंसर। इसके बहुत सारे ऑफिस है, इसका मेन ऑफिस हेडक्वार्टर कहां है? लंदन में। इसका ऑफिस फिर न्यूयॉर्क में है, एक ऑफिस सिंगापुर में है। तो लंदन तो इसका हेडक्वार्टर है, फिर न्यूयॉर्क में ऑफिस है, सिंगापुर में इसका ऑफिस है, इंडिया में इसका ऑफिस मुंबई में है, ठीक है। और चाइना में इसके दो ऑफिस है, बीजिंग में है और शंघाई में। ये इसके 6 मेन ऑफिसेज हैं वर्ल्ड ओवर, ठीक है। अब खबर ये है कि इन्होंने कुछ सर्वे किया था जिसमें से आप देख लीजिए पहले, 30% रिस्पोंडेंट्स ने बोला कि दे आर ओपन टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। अब एक ऐसा टाइम जहां पे इंडियन इन्वेस्टर्स आर शाइंग अवे फ्रॉम एसेट्स लाइक इक्विटीज एंड रियल एस्टेट, गोल्ड इज इमर्जिंग टू बी अ प्रिफर्ड चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 29% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स ने बोला है कि दे हैव नेवर बॉट द गोल्ड इन पास्ट बट आर ओपन टू द आइडिया ऑफ बाइंग गोल्ड इन द फ्यूचर। तो जब बाकी ऑप्शन से लोग दूर जा रहे हैं, जैसे इक्विटी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, पर गोल्ड में लोग दोबारा थोड़ा ट्रस्ट बढ़ा रहे हैं, ऐसा इनके सर्वे बोलते हैं, ठीक है। दे आर स्लाइटली ओपन टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। बाकी हेडक्वार्टर का नाम बता दिया, उतना ही काफी और जरूरी नहीं है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बस 2-3 सवाल और। विच कंट्री हैज रिसेंटली बार्ड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इमिग्रेंट फॉर 60 डेज? एंड द आंसर इज यूएस। हर कैटेगरी को नहीं, कुछ एग्जेम्प्टेड भी है, पर कुछ कैटेगरीज यहां पे बार करी गई हैं इमिग्रेशन के लिए 60 डेज के लिए। आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। सो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द इमिग्रेशन, ठीक। अब देख लीजिए यहां पे बारिंग सर्टेन, अब देखिए, बारिंग सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इमिग्रेंट्स फॉर एडमिशन टू द यूएस फॉर 60 डेज, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अमेरिकन जॉब्स एट द रिस्क फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक। बट देर आर, दिस ऑर्डर हैज सर्टेन एग्जेम्पशन। सब पे बैन नहीं लगा है, कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, वो क्या है देख लीजिए। एग्जेम्पशन किन पर है? दोज हु आर ऑलरेडी इन द यूएस सीकिंग टू स्विच देयर वीजा स्टेटस टू परमानेंट रेसिडेंसी, ठीक है। सो कुछ को 60 डेज के लिए यहां पे रोका गया है, पर कई कैटेगरीज अलाउड भी है यहां पे। तो एक सेलेक्टिव डिसीजन लिया गया है इमिग्रेशन बैन का। वो क्या अलाउड है क्या नहीं है, उसकी पूरी कहानी आप आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, द हिंदू के इंटरनेशनल पेज पे मिल जाएगा आपको, या किसी भी और न्यूज़पेपर में मिल जाएगा आपको, ठीक। पर यूएसए का नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, स्कॉट मॉरिसन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो स्कॉट मॉरिसन जी जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने बहुत बढ़िया सजेशन दिया है, ठीक है। देखिए डब्ल्यूएचओ में बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने चाइना में थोड़ा पूरी एक प्रॉपर खबर नहीं दी, उस इश्यू को दबाया, ऐसे बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं, सच तो पता नहीं क्या है इसमें। तो एक बहुत बढ़िया सजेशन दिया है मॉरिसन जी ने, जिसको आप कोट कर सकते हैं ऑफिशियली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और इंटरव्यूज, जीडीज वगैरह में। तो उन्होंने ये बोला है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने, दैट डब्ल्यूएचओ शुड बी गिवन पावर सिमिलर टू यूएन बैक्ड वेपन इंस्पेक्टर्स। जैसे आप जानते हैं ना, आईएईए होता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो होती है, इनके इंस्पेक्टर्स होते हैं जो मेंबर कंट्रीज में आके चेक करते हैं कि भाई यूज सिविलियन हो रहा है नहीं, कहीं कोई बम बम तो नहीं बना रहा। ऐसा ही काम डब्ल्यूएचओ करना चाहिए, उनके इंस्पेक्टर्स होने चाहिए जो हर देश में जा सकते हैं। सो डब्ल्यूएचओ कंट्रीज शुड बी रिक्वायर्ड टू अलाउ इंडिपेंडेंट हेल्थ इंस्पेक्टर्स टू इन्वेस्टिगेट न्यू वायरस आउटब्रेक्स विद इन देयर बॉर्डर्स एज अ कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। तो अगर डब्ल्यूएचओ का मेंबर बनना है आपको, तो आपके कंट्री में इंस्पेक्टर अलाउड होने चाहिए कि अगर आपके बाउंड्री के अंदर कोई वायरस स्टार्ट हुआ तो उसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनको फ्रीडम होनी चाहिए, ताकि कोई इंफॉर्मेशन दबाई ना जा सके या इस चीज को मिसयूज ना करा जा सके, ठीक है। सो इनेबलिंग दीज ऑफिशियल्स टू मोबिलाइज क्विकली एंड कैरी आउट असेसमेंट लाइक द वेपन इंस्पेक्टर्स जो करते हैं, ठीक है, उस तरह से। सो इफ यू आर गोइंग टू बी अ क्लब, if you are going to be a member of a club like WHO, there should be obligations and responsibility attached to that. तो ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि जो मन करे आप करते रहे। तो मुझे तो बढ़िया अच्छा स्टेप लगा ये, इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ेगी, ठीक। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड फ्यू रूल्स ऑफ आईबीसी। आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? अभी तक अप टू 1 ईयर का ये सस्पेंशन है, आर्टिकल देख लीजिए। सो इट इज अ मेजर रिलीफ फॉर द कॉर्पोरेट बोरोवर्स जो कोविड-19 की वजह से काफी सीवियरली अफेक्ट हुए हैं। Government has decided to amend the insolvency laws to suspend up to 1 year provisions that trigger insolvency proceedings against the defaulters. तो थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे,
एंड इट विल ऑल्सो पेव द वे फॉर बैंक्स टू रीस्ट्रक्चर लोन्स। और कुछ सेक्शन सस्पेंड करे गए हैं, 3 सेक्शन सस्पेंड करे गए हैं अप टू 1 ईयर। कौन से? सेक्शन 7, 9 एंड 10 ऑफ द आईबीसी। दे आर सस्पेंडेड फॉर 6 months एंड द सस्पेंशन टाइम कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अप टू 1 ईयर। ठीक है, तो इससे मुझे लगता है कि थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा कॉर्पोरेट बोरोवर्स को इस प्रॉब्लमैटिक इकोनॉमिक टाइम्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस। देखिए सारे क्वेश्चंस कवर करें, आर्टिकल भी सारे, अब आप मान सकते हैं कि पेपर कवर हो गया आपको। तो एक एग्जॉस्टिव कवरेज है, सिर्फ सवाल नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।